हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल कक्षा दी क्लास। और आज की ये कक्षा कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज ही के दिन जो पेपर हमारा हुआ है 2026 सीबीएसई हिंदी बी बोर्ड का, उसकी एनालिसिस देखेंगे, उसका की देखेंगे। दिस पेपर इज फ्रॉम हैदराबाद रीजन। तो चलिए सबसे पहले आरंभ करते हैं हम सेट 1 से। सबसे पहले अपठित बोध यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा होगा। 3 एमसीक्यूज। पहला, पृथ्वी के अक्ष में विचलन का मुख्य कारण है। ए इज द करेक्ट आंसर, भूजल का अतिदोहन। दूसरा, असर्शन और रीजनिंग है, कथन और कारण। कथन है, विगत वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप भयावह हुआ है और उसका कारण दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों के प्रति असंवेदनशील मानवीय कृत्यों ने प्रकृति के सहज स्वरूप को प्रभावित किया है। हाँ, कथन भी सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तीसरा प्रश्न है, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित शोध में किस खतरे का जिक्र किया है? उत्तर है दूसरा बी, भूजल का कम स्तर होना। चौथा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 2 पॉइंट्स तो हमें लिखने होंगे। भूजल के बड़े पैमाने पर दोहन से पृथ्वी पर क्या असर पड़ा है? तो इसका उत्तर देखते हैं। भूजल दोहन का अनुपात, तो यहां से देखना है कि इसका परिणाम क्या हुआ। भूजल का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, पहला, और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकने लगी है, दूसरा। यानी ये 2 पॉइंट्स मिलकर आपके आंसर को पूरा बना रहे हैं। तो फोर्थ का आंसर आपने देखा। अब फिफ्थ का आंसर, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए क्या अनिवार्य है? तो वहीं पे कहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर हम उसे हानि पहुंचा रहे हैं और उसके लिए क्या करना होगा? पहला पॉइंट, उसे हमें नियंत्रण करना होगा। अर्थात जिस छेड़छाड़ को हम अपनी प्रकृति के लिए कर रहे हैं उसमें नियंत्रण लाना है। और दूसरा, गांधी जी का जिक्र आपको करना है कि गांधी जी के दिए गए संदेश को अपने जीवन में उतारना होगा। संदेश बहुत ही शॉर्ट लिख दीजिए कि गांधी जी द्वारा कहे गए कि प्रकृति हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है, हमारी लालच को नहीं। इस बात को आपको जरा से लाइन में लिखना है, तो इससे आपके 2 मार्क्स बन जाएंगे। दूसरा वाला अपठित गद्यांश, सेकंड अनसीन पैसेज देखते हैं। यहां पर आजकल होने वाली जो किड एडल्टिंग है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा जो एडल्ट होते हैं बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, तो उन्हें किड्स के लाइफ में वापस ले जाना। तो तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, आंसर ए करेक्ट है, अपने पसंदीदा कार्यों में समय लगाना। दूसरा, डोपामाइन लैंड क्या है? आंसर सी इसका करेक्ट है, तीसरा वाला, बड़ों के खेलने के लिए निर्मित स्थान। यानी काम करने के बाद जब बहुत तनाव बढ़ जाए तो उनके लिए ऐसी जगह बनाना जहां पर वो किडलिंग्स जिसे कहा, किड एडल्टिंग का जिसे कहा गया है, जहां पर वो अपनी मन की इच्छाओं का गेम या कुछ कार्य कर सके। तीसरा अगेन कथन और कारण है, असर्शन और रीजनिंग। कथन है, वर्तमान में सुख सुविधाओं भरी जिंदगी में खुशियों का एहसास की कमी हो गई है। सुख सुविधा है पर खुशियों का एहसास नहीं। कारण है, प्रसन्न रहने के लिए सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। तो वर्तमान में सुख सुविधाएं भरी जिंदगी है लेकिन खुशी का एहसास नहीं हो रहा है, और प्रसन्न रहने के लिए सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती है। तो कथन क्या है? सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कथन सही व्याख्या कर रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है बड़ी बड़ी कंपनियों के डोपामाइन लैंड जैसी गतिविधियों में बढ़ती रुचि के क्या कारण हैं? क्या कारण है कि यहाँ पर लोग आकर अपने गतिविधियों को, जो भी गतिविधि है, ये अपने स्वाभाविक सरल वापसी करते हैं। अर्थात काम करते वक्त जब मनुष्य जो है थक जाता है, उसे तनाव होने लगता है, तो उस तनाव से मुक्त होने के लिए वो किड एडल्टिंग के लिए जाता है। तो पसंदीदा गतिविधियों को अक्सर दूर करने के लिए एकदम सही विकल्प है। क्या है? किडलिंग। यानी किडलिंग जिंदगी के भागम भाग में फंसे, अकेले रह गए या अवसाद से जूझ रहे लोगों को बहुत पसंद आता है और इन गतिविधियों को करने से तनाव दूर होता है। ये फोर्थ का आंसर था। नेक्स्ट वाला, वर्तमान में किडलिंग की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? इसलिए क्योंकि वर्तमान में, यही ऊपर आंसर आपको मिल जाएगा कि वर्तमान में सुख सुविधाओं भरी जिंदगी में खुशियों का एहसास नहीं हो पाता है, उसकी कमी हो जाती है। हालांकि हमारे पास भौतिक फिजिकल सुख सुविधाएं होती हैं, पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी हमें खुशियों का एहसास नहीं होता। इसीलिए किड एडल्टिंग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। चलिए अब देखते हैं खंड ख, जिसमें व्याकरण है। तो सबसे पहले पदबंध। वाक्य, गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम, शीर्ष शब्द क्या है? तुम, और तुम है सर्वनाम शब्द। तो वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या होगा? मुस्कुराने वाले तुम। यदि आपने लिखा है गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम, तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा है, अब यह कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। वाक्य, रेखांकित वाक्य का पदबंध क्या है? क्रिया क्या है? भटक रहा है। कब से भटक रहा है? कई साल से भटक रहा है। तो कई साल क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण। तीसरा, पक्षियों की सायाकालीन चहचहाटें शनय शनय क्षीण हो गई है। थोड़ा सा ट्रिकी है। चहचहाहट यानी पक्षियों की जो ध्वनि है, जो आवाज है, ध्वनि या आवाज संज्ञा होती है, तो रेखांकित पदबंध जो है वो संज्ञा पदबंध है। चौथा, मास्टर साहब एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। जाकर पढ़ाया करते थे। अब देखिए ये भी थोड़ा ट्रिकी है। पढ़ाया करना क्रिया है, कहां जाकर पढ़ाते थे? उसके घर जाकर, लेकिन उसका घर रेखांकित नहीं है, इसलिए जाकर पढ़ाया करते क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगर अंडरलाइन उसके घर जाकर होता तो क्रिया विशेषण होता, लेकिन सिर्फ जाकर पढ़ाया करते थे, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। लास्ट वाला देखेंगे, पास में एक सुंदर और बलशाली युवक रहा करता था। बहुत ही आसान है, सुंदर और बलशाली विशेषण पदबंध है। चौथा प्रश्न, निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। सबसे पहले, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। अब इसलिए जो है योजक है, क्योंकि इससे पहले का जो वाक्य है, आप मुझे कारतूस दिए, पूर्ण वाक्य है, तो पहला उपवाक्य हो गया आपकी जान बख्शी करता हूं, अनदर पूर्ण वाक्य, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। दूसरा, ग्वालियर के हमारे मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है, तो क्या हो जाएगा? ग्वालियर में हमारा एक मकान था, ग्वालियर में, या फिर ग्वालियर में हमारे विल बिकम हमारा मकान था, जिसके दालान में 2 रोशनदान थे। तो जिसके यहां पर योजक का कार्य करेगा। तीसरा, उसने सिर झुकाकर हमें प्रणाम किया। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, झुकाकर यानी कृदंत प्रत्यय लग गया है क्रिया शब्द में, और क्रिया है प्रणाम करना, तो ये बन गया सरल वाक्य। नेक्स्ट, खड़े होने की जगह कम पड़ने पर उसे गुस्सा आ गया। मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है। जब खड़े होने की जगह कम पड़ी तब उसे गुस्सा आ गया। लास्ट वाला,
गिन्नी का सोना शुद्ध सोने से मजबूत होता है, इसलिए औरतें इसी से गहने बनवाती है। इसे सरल वाक्य में करना है तो वाक्य बन जाएगा, गिन्नी का सोना शुद्ध सोने से मजबूत होने पर औरतें इसी से गहने बनवाती है। फिफ्थ, समास पर आधारित प्रश्न बहुत ही आसान थे। अव्यय भाव समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो अव्यय भाव समास की विशेषता है कि इसका पूर्व पद अव्यय होता है और यही पद प्रधान होता है। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, यथाशक्ति, प्रतिदिन, बेकाम आदि आदि। सेकंड वाला, भाषा प्रयोग समस्त पद के किस भेद का उदाहरण है? भाषा प्रयोग तत्पुरुष का उदाहरण है। इसका विग्रह होता है भाषा का प्रयोग। इसमें कारक चिन्ह का लोप हो गया है। जिसका जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने किया था, रेखांकित समस्त पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। महाकवि, महान है जो कवि, कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? यदि आपने तीसरा पद लिखा है तो भी आपका उत्तर सही है। उत्तर है बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करती है, तीसरा पद इसका प्रधान होता है। लास्ट वाला, दो पहरों का समूह के लिए समस्त पद लिखिए और उसका भेद बताइए। तो दो पहरों का समूह, दो पहर नंबर है, संख्यावाची है, द्विगु समास। अंत में मुहावरे, जो सबसे ज्यादा साउथ के बच्चों को डरावने लगते हैं। बहुत आसान था इस बार। जहर लगना मुहावरे का वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। सबसे बेहतर होता है अगर आप किताब में पढ़े पाठों के आप वाक्य बनाए। तो जहर लगना, भाई साहब की डांट फटकार लेखक को हमेशा जहर लगती थी। बुरा लगना। सेकंड, वास्तविकता से परिचित होना, अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा लिखिए। आंखें खुलना। अपने सामने वही रूखा सूखा खाना देखकर हरिहर काका के बदन में आग लग गई। बड़े भाई साहब पाठ के संदर्भ में दिमाग होना और दिमाग चकराना दोनों मुहावरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिमाग होना घमंड हो जाना और दिमाग चकराना डर जाना। लास्ट वाला, फूटी आंखों ना समाना। मुहावरे का अर्थ लिखिए और मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो फूटी आंखों ना समाना, सुहाना, बुरा लगना। लेखक को ठाकुरबाड़ी के लोग फूटी आंख नहीं सुहाते थे। चार वाक्य बनाया हमने हरिहर काका से। तो ये था आपका सेट 1 का ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद आता है पाठ्य पुस्तक पर आधारित पठित गद्यांश। ये लिया है ततारा वामिरो कथा से। तो चलिए इसका देखते हैं प्रश्न उत्तर। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ क्यों हो गया था? सी इसका सही आंसर है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। दूसरा, वामिरो किस बात से डरी हुई थी? ए इज द करेक्ट आंसर, सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के भय से, डर से। तीसरा, कथन और कारण। कथन है, तत्कालीन समाज में पशु पर्व जैसे आयोजन आपस में मिलने जुलने का एक महत्वपूर्ण साधन थे उस जमाने में। कारण, पशु पर्व का आयोजन पासा गांव की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए किया गया था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या करता है। चौथा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहा जा सकता है। पशु पर्व में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता? इसके लिए वापस हम जाएंगे गद्यांश में। अब यहां देखिए, कुछ समय बाद पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व
क्या है बेसिकली? हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन, ये है आयोजन। इसके अतिरिक्त पशुओं से युवक की शक्ति की प्रतियोगिता, ये है कंपटीशन। इसके बाद और दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वहां नृत्य संगीत का आयोजन होता है, भोजन का भी आयोजन होता है। अब यहाँ तीन तो आयोजन है, वापस जाते हैं। युवाओं की शक्ति परीक्षा, ये क्या है? प्रतियोगिता है। सामूहिक भोज का आयोजन, ये तो आयोजन ही हुआ। हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन, इसी का तो आयोजन किया गया था। और नृत्य संगीत की प्रतियोगिता, इसका भी आयोजन है। आंसर है युवाओं की शक्ति परीक्षा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन लिखा है और बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा है, क्योंकि प्रदर्शन और आयोजन में अंतर होता है। प्रदर्शन इज एग्जीबिशन, आयोजन इज ऑर्गेनाइजिंग, ओके। प्रतियोगिता इज कंपटीशन। तो प्रदर्शन एग्जीबिशन है, जो आयोजन नहीं होता है बेसिकली, वो ट्रिकी है लाइन में। अगर आपने ये आंसर भी लिखा है तो बहुत संभव है आपको 1 मार्क्स मिल जाए। उसके बाद लास्ट वाला, सारे गांव वालों की उपस्थिति में ये दृश्य उसे अपमानजनक लगा। ये उसे कौन है? उसे यहाँ वामिरों की मां है। आंसर सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी खत्म करूंगी। चानो यू जैसी परंपराएं व्यक्ति को आत्मबोध, अपने आप की बोध करना, आत्म यानी स्वयं, सेल्फ, बोध यानी जानकारी कराती है। यस, व्हेन यू मेडिटेट यू कम टू नो अबाउट योरसेल्फ। जब आप मेडिटेट करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको अपने बारे में पता चलता है। ठीक चानो यू में लेखक जिस तरह चाय पीते पीते वर्तमान में ही जीना सीख गया, उसे भूतकाल और भविष्यत काल उसके दोनों चले गए, तब उसे अपने बारे में ही जानकारी मिली और अपना जीवन उसे बहुत अनंत काल तक सुखद और शांत प्रिय लगने लगा। दूसरा, अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले 5 में लेखक की मां कौन कौन से विचार आपको आज के संदर्भ में उपयुक्त, सही लगते हैं और क्यों? सबसे पहले उन्होंने कहा शाम के समय पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ा करो, फूल नहीं तोड़ा करो दिया बत्ती के समय। वो बिल्कुल सही है, शाम के समय हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। साइंटिफिकल रीजन भी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन माँ ने कहा है कि उन्हें दुख होता है तो यही लिखना है। दूसरा और कौन सा विचार है? पशुओं को तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। उसके बाद बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि समय से पूर्व जिम्मेदारी मिलने से बच्चों का बचपन कहीं खो जाता है। अब बड़ा भाई साहब भी बच्चा था और उसे जिम्मेदारी मिली थी अपने छोटे भाई को सही रास्ते में चलाने के लिए, इसके लिए उसका बचपन खो गया, वो अपने मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता था। लास्ट वाला, क्या 26 जनवरी 1931 के दिन को मनाने के लिए विद्यालयों के विद्यार्थियों को उसमें शामिल किया जाना उचित था? आप वैसे अपना खुद का आंसर लिख सकते हैं, हाँ या ना, लेकिन उसे जस्टिफाई करना है, उसे सही ठहराना है। वैसे आंसर है हाँ, उचित है, क्योंकि छोटी उम्र से ही बच्चों को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना अनिवार्य है। अब पठित पद्यांश देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये पद्यांश लिया गया है मनुष्यता से। तो सबसे पहले प्रश्न है, मनुष्य की वास्तविक सफलता क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। स्वयं के साथ समाज का उत्थान करना। इच्छित मार्ग, अपनी इच्छा रूपी मार्ग की ओर कैसे बढ़ना चाहिए? खुशी के साथ बढ़ना चाहिए, हेल मेल खुशी के साथ हमें बढ़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ए इज द करेक्ट आंसर। हर तरह के लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। फोर्थ वाला, मानव जीवन की सार्थकता स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने में है, यह भाव किस पंक्ति में है? तब सी इज द करेक्ट आंसर। तभी समर्थ, सही भाव है कि तरता हुआ तरे, खुद भी आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। उसके बाद कथन और कारण,
कथन है हर तरह के भेद व भाव से ऊपर उठकर राष्ट्र का विकास करना चाहिए। कथन सही है। सम्मिलित प्रयासों से हुआ विकास अस्थायी प्रकृति का होता है। नहीं, स्थायी परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कथन सही है लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है। उसके बाद कविताओं के आधार पर प्रश्न। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर अवलोक रहा है बार बार। पंक्ति का आशय, पर्वत की जो छवि तालाब पर पड़ रही थी, द इमेज विच वॉज रिफ्लेक्टिंग इन द वाटर, ओके, वो क्या था? स्टेबल था, वो स्थिर था। जो इमेज थी वो स्थिर था, लगातार वही बना हुआ था और पर्वत उसको बार बार देख सकता था। दूसरा, तोप कविता में तोप के साल में 2 बार चमकाने का उल्लेख हुआ है। आपकी दृष्टि में इन्हें चमकाने का संभावित कारणों का उल्लेख कीजिए। कब चमकाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर, क्योंकि ये दोनों हमारी राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा है और तोप जो है ये भी हमारी आजादी से जुड़ा है और इसलिए इन 2 दिन इसे चमकाया जाता है। यही संभावित कारण है जिनके लिए तोप को चमकाया गया। तीसरा, कर चले हम फिदा कविता के आधार पर लिखिए कि सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को किन संकटों से गुजरना पड़ता है। तो कवि ने बहुत सारे संकट दिए हैं जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा। नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, फिर भी उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ने से रोका नहीं। कट गए उनके सर, लेकिन हिमालय का सर उन्होंने झुकने नहीं दिया। अपने सर पर कफन बांधकर वो आगे बढ़ते रहे। इस तरह के जितने भी कठिनाइयां, जितनी भी संकट थी, उन सब को उन्होंने, उन सब से वे गुजरे हैं, उन सब से उन्हें आगे निकलना पड़ा और वे निकले हैं। श्री कृष्ण की सेवा करने से मीरा को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? कौन से, यानी बहुवचन है, एक नहीं एक से ज्यादा। सबसे पहले तो कृष्ण के उन्हें दर्शन मिलेंगे, वो कृष्ण की भक्ति कर पाएगी और कृष्ण की भक्ति जो होगी वो उसकी जागीर होगी, उसकी जागीर होगी, उसकी खर्ची, उसकी इनकम, ये सारा जो है वो कृष्ण के प्रति ही समर्पित है। अर्थात कृष्ण की सेवा करने से मीरा को कृष्ण के दर्शन होंगे और कृष्ण की भक्ति से उनके मन में जो भक्ति भावना है वो मीरा के लिए जागीर के समान होगी। इसके बाद पूरक पुस्तक है, यानी संचयन से, एक भरे पूरे परिवार का सदस्य होने तथा घर के बड़ों द्वारा मना किए जाने के बाद भी टोपी इफ़न की हवेली की तरफ क्यों खिंचा चला जाता था? उत्तर है कि खुद के घर में लोग थे लेकिन उस घर में प्रेम नहीं था, वो अपनापन नहीं था जो इफ़न की हवेली में टोपी को मिलता था, क्योंकि वहां टोपी की दादी जो थी वो इफ़न की दादी जो थी वो टोपी को कहानियां सुनाती थी, उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए टोपी इफ़न की हवेली की तरफ चला जाता था। दूसरा, सपनों के सिद्धिन पाठ में लेखक और उनके अधिकांश साथियों को पढ़ाई करने और विद्यालय में जाने में रुचि नहीं थी। क्या वर्तमान में आपको तथा आपके साथियों के साथ ऐसा ही होता है? आप जो भी आंसर देना चाहें, हाँ या ना, उसे जस्टिफाई करना है, उसे सही आपको लिख कर दिखाना है कि हाँ वो सही है। तो आप अगर जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, स्कूल में जाना है, ज्ञान अर्जन करना अच्छा लगता है, खेलने कूदने को मिलता है, क्योंकि आपके घर में, आपके कॉलोनी में खेलने कूदने की उतनी जगह नहीं है और जो मित्र हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। और अगर लगता है कि नहीं, स्कूल जाने में मज़ा नहीं आता है क्योंकि वो पढ़ाई तो हम आजकल यूट्यूब से ही कर लेते हैं, ट्यूशन में कर लेते हैं, तो दोनों आंसर सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा, हरिहर काका पाठ के आधार पर लिखिए कि यदि हरिहर काका महंत जी के कहने पर अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते तो उससे महंत जी को क्या लाभ होता? महंत जी जिन्होंने अंधविश्वास का जाल फैला रखा था और इस जाल के जरिए उन्होंने पहले से ही लोगों से उनकी जमीनों का एक हिस्सा ले लिया था, जिसके कारण गांव वालों की तुलना में ठाकुरबाड़ी की जो इनकम थी वो 1000 गुना ज्यादा थी।
इसीलिए अगर ये जमीन भी उन्हें मिल जाती तो उन्हें बहुत लाभ होता, उनकी जमीन जायदाद और ज्यादा बढ़ जाती। रचनात्मक लेखन बहुत आसान था इस बार। इसमें सारे ही टॉपिक बहुत इजी हैं, लेकिन सबसे इजी जो है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो था खेल और हमारा स्वास्थ्य, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य और खेल के बारे में बोल सकते हैं। सेकंड था मधुर वचन है औषधि। अगर आपको कबीरदास का पहला दोहा याद था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, उसी का अगर आप विश्लेषण कर देते थे तो आपका उत्तर बन जाता था आदर्श नागरिक। आजकल बहुत ही कम है, तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने इसे ऑप्ट किया होगा। लेटर राइटिंग भी बहुत आसान था और फर्स्ट सेट है। इसमें सबसे पहले उन्होंने प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए कहा है। आप 10वीं कक्षा के छात्र, उन्नति या उत्थान है, विद्यालय में ऐच्छिक विषय के रूप में मार्शल आर्ट, तो आपको बताना है कि मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण आपको देना है, इसके लिए आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। दूसरा सेम नाम है, ई कचरे का प्रबंधन वर्तमान में विश्व के समक्ष एक ज्वलंत समस्या है। इस संबंध में जागरूकता हेतु किसी दैनिक समाचार पत्र को पत्र लिखे, यानी आपको किसी संपादक को पत्र लिखना था, ओके, जहां आपको बताना था कि जो ई कचरा है, यानी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहुत जल्दी आप यूज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, उनको किस तरह से इस संसार से विदा किया जाए, किस तरह से उनसे बचा जा सके। उसके बाद था विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम था। इसके ऊपर पर बदलते परिप्रेक्ष्य में बदलते रोजगार विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन करना था। इस विषय में आपको सूचना लिखना था, तो संगोष्ठी का आयोजन बहुत ही आसान था। राष्ट्रीय युवा दिवस, इसके ऊपर ये आपका शीर्षक होना था और बहुत ही आसानी से इसे लिखा जा सकता था। दूसरा था विद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी पखवाड़ा यानी राष्ट्रीय हिंदी वीक के अवसर पर विविध साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सके, तो राष्ट्रीय हिंदी पखवाड़ा आपका शीर्षक होता और क्या क्या कार्यक्रम आप उस दिन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक सूचना लिखना था। उसके बाद था एक विज्ञापन, इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वाली कंपनी एवरेस्ट की ओर से आप अपने उत्पादन की जानकारी देने तथा बिक्री बढ़ाने हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। बहुत आसान था, आपको अपना ई साइकिल का एक ऐड बनाना था, प्रोडक्ट बेस्ड ऐड है जिसमें आपको अपना सामान बेचना है। दूसरा था दुर्घटना से देर भली, यानी यातायात नियमों का पालन करने के लिए जन जागरूकता, यानी जनहित में जारी वाले कोई भी एक पुलिस की ओर से आपको एक विज्ञापन बनाना था, जहां आप बताएं कि यातायात के किन नियमों का पालन लोगों को या देश के लोगों को करना चाहिए। अंत में था ईमेल, जहां किशोरों में देशभक्ति की प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम प्रसारित करने का निवेदन करना था। बहुत आसान था, बिल्कुल लेटर राइटिंग जैसा होता है, बस इसको आपको ईमेल के फॉर्मेट में डालना होता है। लास्ट में जो लोग क्रिएटिव हैं, हिंदी जिनकी बहुत अच्छी है, मेरे कमरे की खिड़की बगीचे की तरफ खुलती है, आज रविवार था इसलिए मैं देर तक सोता रहा, और फिर क्या हुआ, इसके ऊपर आप एक निबंध लिख सकते थे। अब सेट 2 में भी ऑलमोस्ट सभी प्रश्न एक ही जैसे हैं, केवल इसका खंड ख यानी व्याकरण जो है ये बदला हुआ है, तो हम यहाँ व्याकरण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले वाक्य में सर्वनाम पदबंध छांटना है, तो हम में से कोई इज द करेक्ट आंसर, आज वहां नहीं जाएगा। सेकंड वाला रेखांकित वाक्य का पदबंध, वे अपने दोनों तोतों को दिन में कई बार भिगे बादाम खिलाते थे। क्या खिलाते थे? बादाम खिलाते थे। कब खिलाते थे? कई बार खिलाते थे, यानी क्रिया कब हो रही है, इट विल बिकम क्रिया विशेषण। उसके बाद राज कपूर ने फिल्म की असफलता यानी विशेषण के खतरों से आगाह कर दिया था, आपका उत्तर होगा विशेषण। ततारा समुद्री बालू पर बैठकर समुद्र को निहारने लगा, वेरी इजी, क्रियापद बंद। लास्ट वाला, वे एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में जाने जाते थे, तो सबसे बड़ा विशेषण है, विशेषण पदबंध। उसके बाद देखिए रचना के आधार पर
वे तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहा। रचना की दृष्टि से इसलिए आ गया, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। दूसरे दिन स्कूल में इरफान से मिलकर उसने उसे सारी बातें बता दी। संयुक्त वाक्य। वह दूसरे दिन स्कूल में इरफान से मिला और उसने सारी बातें बता दी। तीसरा, कर्नल पर उसके रौब के कारण उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मिश्र वाक्य बनाना है। कर्नल पर, ऊपर देखिए लिखा है, कर्नल पर उसका जो रौब था उससे, उसके बाद आगे आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। उससे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यानी कर्नल पर उसका जो रौब था उससे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। चौथा, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि तथा तीसरी कसम को प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। सरल वाक्य में बनाना था, तो आपको करना क्या था, आपको इसमें से की हटाना है। तो लेकिन यह दुखद सत्य है, तो आपको लिखना है तीसरी कसम प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिलना एक दुखद सत्य था। लास्ट वाला, सुना है कि वजीर अली जाति तौर से बहुत बहादुर आदमी है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद लिखिए। की के आने से वाक्य बन गया मिश्र वाक्य। फिफ्थ वाला है, निर्देश अनुसार समास पर आधारित। द्वंद्व समास की विशेषता बताइए उदाहरण देते हुए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, माता पिता, ऊपर नीचे, अंदर बाहर। षडानंद समस्त पद बहुव्रीहि है। छह है आनंद जिसके, यानी बहुव्रीहि समास। दोनों प्रतिदिन शाम को उसी जगह पहुंचे। प्रतिदिन, हर दिन अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। दया रूपी प्रवाह, दया प्रभा समस्त पद है और इसका भेद होगा कर्मधारय समास। सिक्स्थ वाला है मुहावरे। दिल पसीजना मुहावरे का अर्थ इस तरह से आपको वाक्य बनाना है जिससे उसका उत्तर अर्थ जो है वो सही हो जाए। निर्देश अनुसार मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल पसीजना मुहावरे का वाक्य में इस तरह से प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो आप इसके लिए लिख सकते थे, दिल पसीजने का मतलब होता है दुख होना। तो कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, कबूतर का दुख देखकर लेखक की माँ का दिल पसीज गया। उसके बाद सेकंड वाला है, दुखी को और दुखी करना। अर्थ के लिए वाक्य, अर्थ का वाक्य करने वाला उपयुक्त मुहावरा, अर्थात जले पर नमक छिड़कना। तीसरा है, ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े गिरने पर गांव वाले तितर बितर हो गए। चौथा है, रात दिन एक करना। मुहावरे का अर्थ है रात दिन एक करना, बहुत मेहनत करना। बड़े भाई साहब पास होने के लिए दिन रात एक कर देते थे या रात दिन एक कर देते थे। पानी पानी होना और पानी फेर देना। पानी पानी होने का अर्थ होता है शर्मिंदगी महसूस करना और पानी फेर देने का अर्थ होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना। चलिए अब देखते हैं सेट 3 का व्याकरण। सबसे पहले पदबंध। हम में से किसी ने वह आवाज नहीं सुनी। वाक्य में सर्वनाम पद छांट कर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं हम में से किसी ने या फिर हम में से किसी ने वह, दोनों ही सही उत्तर होंगे। दूसरा वाला, हम सबने देर रात तक उस शब्द रूप को याद किया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है देर रात तक। किसे आपने याद किया? शब्द रूप को। कब? देर रात तक। बन गया क्रिया विशेषण। क्रिया कब हो रही है? उसके बाद, गांव के मध्य में बरगद का पुराना वृक्ष लगा हुआ था। शीर्ष शब्द है वृक्ष, बन गया संज्ञा पदबंध। वृक्ष शीर्ष शब्द है, लास्ट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन है, तो बन गया संज्ञा पदबंध। उसके बाद, गीत मानो बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। बहुत आसान है, यह है क्रियापद बंध।
अंत में हमने इसमें राज कपूर ने एक खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान का अभिनय किया है। एक खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान, तो ये क्या बन गया? गाड़ीवान की विशेषता यानी विशेषण पदबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इस युगल ने समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, इसलिए द्वीपवासी इन्हें आज भी याद करते हैं। तो यहां पर इसलिए आ गया, और उसके पहले वाला जो वाक्य है, इस युगल ने समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, पूर्ण वाक्य है। तो क्या बन गया? ये संयुक्त वाक्य। उसी वक्त नौकर ने आकर दादी के गुजर जाने की बात बताई। संयुक्त वाक्य में हमें रूपांतरित करना है। वाक्य है सरल। उसी वक्त नौकर आया और दादी के गुजर जाने की बात बताई। तीसरा है, तीसरी कसम के प्रदर्शित होने पर उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। सरल वाक्य है, रचना की दृष्टि से सरल वाक्य। ततारा वामीरों के विभक्त होने की एक लोक कथा आज भी दोहराई जाती है। मिश्र वाक्य बनाना है, तो क्या बनेगा? ततारा वामीरों के विभक्त होने की जो एक लोक कथा है, तो जो आ गया प्रथम संबंध बोधक अव्यय। ततारा वामीरों के विभक्त होने की जो एक लोक कथा है, उसे आज भी दोहराई जाती है। फिफ्थ वाला है, मुझे अच्छी तरह पता है कि वह इन्हीं जंगलों में है। सरल वाक्य बनाना है, तो सेकंड वाला पार्ट आगे लेंगे। उसके, वह हो जाएगा उसके इन्हीं जंगलों में होने का पता मुझे अच्छी तरह पता है। ओके, उसके इन्हीं जंगलों में होने का पता मुझे अच्छी तरह पता है। यहां पता दो बार आ रहा है और दोनों बार डिफरेंट अर्थ में प्रकट हो रहा है। पांचवा है निर्देश अनुसार समास। द्विगु समास की विशेषता। द्विगु समास क्या है? संख्यावाचक होता है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो उदाहरण दीजिए, आप कोई भी दे सकते हैं, सप्ताह दे सकते हैं, पंचवटी दे सकते हैं, शतक दे सकते हैं, आपकी मर्जी। नीलकंठ समस्त पद समास के किस भेद का उदाहरण है? बहुव्रीहि। धर्म ग्रंथ इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। तो रेखांकित समस्त पद धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ बन गया तत्पुरुष समास। चौथा, द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास एकमात्र ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ओके, लास्ट वाला, चेतना रूपी शक्ति के लिए समस्त पद लिखिए और भेद का नाम बताइए। तो बन जाएगा चेतना शक्ति, रूपी आ गया है तो बन जाएगा कर्मधारय समास। लास्ट वाला, निर्देश अनुसार मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्न लिखने हैं। सबसे पहले, खून खौलना मुहावरे का वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो हम हरिहर काका से एक लेते हैं कि महंत द्वारा हरिहर काका के साथ जबरदस्ती करने का दृश्य देखते ही भाइयों का खून खौल उठा। मामूली व्यक्ति अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है ऐरा गैरा नत्थु खैरा। महंत जी ने कहा कि हम सब तुम्हें सिर आंखों पर रखेंगे। सिर आंखों पर, आंखें फेरना और आंखें दिखाना दोनों मुहावरे में अंतर है। आंखें फेर देना यानी आंखें फोड़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, मेहनत करके बहुत ध्यान से पढ़ना, और आंख दिखाना किसी को गुस्सा करना। लास्ट वाला है खुलकर बातें करना मुहावरे का अर्थ लिखिए और
मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो खुलकर बात करना, बिना किसी हिचकिचाहट के बातें करना। और वाक्य है, लेखक और हरिहर काका हमेशा आपस में खुलकर बातें किया करते थे। तो इसी के साथ आज का प्रश्न उत्तरी समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।